हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। एंड मैंने न्यूज़ लिया है 14 नवंबर का। यहाँ पे है इंडिया फर्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया हाईलाइटेड दैट क्लाइमेट फाइनेंस इज़ अ की पार्टनर इज़ अ की बैरियर टू क्लाइमेट एम्बिशंस। हम सब जानते हैं कि हाउ जितने भी समिट्स होते हैं उसमें डेवलप्ड नेशंस एंड ऑल ये सारे भाग जाते हैं एंड ऑल, मतलब भाग नहीं जाते, आई मीन फाइनेंस करने के लिए कोई भी रेडी नहीं रहता है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाता है कि 30 करोड़ जितना भी है लोन देना है, तो पर वो वाकई में हो नहीं पाता। तो इंडिया इशूड स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इशूड स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ बेसिक, दैट इज़ ब्राज़ील। आपको ये याद रखना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ओके, इंडिया एंड चाइना। बेसिक PA, एक सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड, इट्स नॉट कमिंग, हियर इट इज़। ओके, बेसिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। याद रखना बेसिक कंट्री, हाँ। और फिर एंड द लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज एंड ग्रुप एट द UNFCCC। अभी पता है ना, UNFCCC की COP30 मीटिंग चल रही है इन बेलम, ब्राज़ील में चल रही है, ठीक है। डेफिनेशन, व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड फॉर? अ क्लियर एंड यूनिवर्सल एग्रीड डेफिनेशन। हमें ये याद नहीं रखना है अगर हम कभी भी क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी मेंस, सी वील स्टडी ओनली मेंस एंड प्री पर्सपेक्टिव, बाकी सारी चीज़ें इतना ये नहीं रहती है। क्लाइमेट में क्या है, अगर कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड आ जाए तो उसमें जब हम नेगेटिव काउंटर पॉइंट्स लिखते हैं या फिर द स्टेप्स टू बी टेकन, तो इवन इंडिया हाईलाइटेड इन द रीसेंट मीटिंग्स लाइक ऑफ COP30 विच कंडक्टेड इन बेलम, ब्राज़ील, ऐसे करके लिख सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ बेसिक कंट्रीज दैट इन दैट क्लाइमेट फाइनेंस शुड बी मेड यूनिवर्सल। ऐसे लिखो, ठीक है। फाइनेंसिंग नीड्स टू बी क्लियरली 15 times द करंट फ्लोज, ये लिख सकते हो तुम। टुडेज फाइनेंसिंग इट नीड्स टू बी 15 times। ओके, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, GGA इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्टिकल 7 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट से ये कर रहा है, अडेप्टिव कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस एंड ऑल, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 9.1 आता है, मैंने ये देखा है पीटीज में, UPSC के दूसरे जियो साइंटिस्ट एंड ऑल ये सब पेपर में देखा है। आर्टिकल 9.1 पेरिस अग्रीमेंट का क्या बोलता है? रीअफर्मिंग लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। आई थिंक नॉट इन जियो साइंटिस्ट बट किसी तो पेपर में था कि व्हाट इज़ आर्टिकल 9.1 पेरिस अग्रीमेंट रिलेटेड टू, तो दैट वाज ऑब्लिगेटिंग डेवलप्ड कंट्रीज टू फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। फिर narrowing development of gap between global north and south, ठीक है। UNFCCC just transition work program must result in action oriented institutional arrangement ensuring equitable। जो हम जस्ट ट्रांजिशन, पता है ना, UNFCCC जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम लॉन्च करता है, इसके तहत वो जिसको भी जितनी भी हेल्प चाहिए रहती है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हु एक्चुअली नीड द हेल्प, द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हु एक्चुअली नीड द हेल्प, उनको तुरंत ही ट्रांसफ़र करता है टेक्नोलॉजी या फिर तुरंत ही एड प्रोवाइड करता है, वॉट एवर काइंड ऑफ। तो इसमें से हमें क्या याद रखना है कि जब क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी मैटर आए उसमें हमें ये याद रखना है कि इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड एट सेवरल प्लेटफॉर्म्स लाइक COP30 that finance it should be increased and the financial should be increased 15 times more than the current flows। ऐसे याद रखो, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो, इंटरनेशनली अग्रीड क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट क्या ऐसा हुआ है? हाँ जी, ऐसा पहले हमने किया है। क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट कब हुआ था? COP29 पिछले ही साल हुआ था। नेशनल कलेक्टिव क्वान्टिफाइबल गोल्स हमने NCQG साइन करवाया था, जिसमें एटलीस्ट $300 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को एटलीस्ट 300 बिलियन डॉलर 2035 तक तो दे ही देना चाहिए, ठीक है। एंड अ ब्रॉडर गोल वॉज सेट दैट एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन तक, ऐसे 300 बिलियन तक दे दो 2035 तक, और फिर बाद में एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन तक हो जानी चाहिए फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद से, जैसे कि देखो ऐसा है कि 2035 तक आप आज से लेकर, जैसे 2024 में था ये COP30 की मीटिंग, COP29 की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो उसमें बोला था $300 बिलियन तक आप लोन दे जाओ, एटलीस्ट 2035 तक इतना तो दे जाओ, और फिर 2035 तक
कंट्रीज़ को एटलीस्ट हर साल 1.5 ट्रिलियन देना ही चाहिए, 1.3 ट्रिलियन देना ही चाहिए। तो शुरू में कम फाइनेंस लगाए, उसके बाद हर साल आप ज़्यादा बढ़ाओ। ऑफ कोर्स उससे हम इन्फ्लेशन एंड ऑल ये सब भी बढ़ेगा ना, तो 1.53 ट्रिलियन इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलप नेशंस के लिए था, ठीक है। अब देखो लैंड गैप रिपोर्ट क्या कहता है, highlights resilience on of government's climate pledges on land based carbon removal bar, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, present government climate pledges propose using approximately 1.1 billion hectare of land for land based carbon removal, ठीक है। land based carbon removal refers to strategies that use terrestrial ecosystem, primarily forests, soils, wetlands, agricultural landscape to absorb and store carbon dioxide from, अब देखो क्लाइमेट का एक और आ गया, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लेते हैं। देखो एक लिया है, पहले तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बोलता है प्लस वर्ल्ड लेवल पे, और ऊपर से गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या है, LBCR। इस स्टेप्स के थ्रू क्या कर रहा है गवर्नमेंट, कुछ कुछ लैंड्स को ऐसा ऑक्यूपाई कर रहा है, एटलीस्ट 1.1 बिलियन हेक्टेयर तक वो ऐसा लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है जिसको फॉरेस्ट, सॉइल्स या फिर मतलब ग्रीनरी बना दे, और इतना ग्रीन कर दे कि ये कार्बन को स्टोर कर दे। एटलीस्ट इतना 1.01 बिलियन हेक्टेयर तक गवर्नमेंट ओन कर रहा है ऐसे लैंड्स को, ठीक है। उस पर अफॉरेस्टेशन करवाएगा, अफॉरेस्टेशन करवा के इट नीड्स टू बी कार्बन सिंक्ड। अब देखो IPCC एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ वेरियस कार्बन रिमूवल अप्रोचेस, उसने क्या बोला है कि IPCC सबसे ज़्यादा कार्बन हम सिंक कर ले सकते हैं अफॉरेस्टेशन से, फिर सॉइल से, फिर बायोकार्बन, नहीं बायोकार्बन विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, देन कम्स बायोकार्बन स्टोरेज, है ना। ये तो जब वो फैक्ट्रीज एंड ऑल, बट नेचुरल रिसोर्स मतलब अफॉरेस्टेशन से नेचुरली, और ये फिर सॉइल कार्बन सीक्वेंसेशन से, फिर बायोचार, एनहांस वेदरिंग, बायो एनर्जी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम बायोगैस। पर आप ये याद रखना ओके कि LBCR में उससे क्या कर रहा है गवर्नमेंट, दैट इज़ लैंड बेस्ड कार्बन रिमूवल से क्या कर रहा है, नहीं मतलब गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू यूज़ एटलीस्ट 1.10 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्टेशन और फॉर कार्बन सिंकिंग, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्रॉब्लम, सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू IPCC रिफॉरेस्टेशन या फिर अफॉरेस्टेशन कैन मिटिगेट एटलीस्ट इतना गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। फिर सॉइल कार्बन सिक्वेंस्टेशन भी है, प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एटमॉस्फेयर बाय स्टोरिंग द इन द सॉइल्स। फिर बायो एनर्जी कैप्चर क्या होता है, एनर्जी क्रॉप्स लाइक सिल्वर ग्रास आर ग्रोन which are burned as fuel for bioenergy and resulting CO2 are captured and stored, है ना। फिर जियोलॉजिक कार्बन सिक्वेंसेशन क्या होता है, कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड आइडर फ्रॉम डायरेक्ट एयर कैप्चर और बायोजेनिक सोर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स यानी एनवायरनमेंट से, या फिर जैसे कि अफॉरेस्टेशन किया और फिर वो ट्रीज़ में जो कार्बन स्टोर हो गया उससे, या फिर captured CO2, या फिर biogenic source, या that is soils and all, is injected deep underground into porous rock formation for long term storage, ठीक है। जियोलॉजिक है ना, जियो मतलब ही अर्थ होता है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर स्टोर कर देना है बहुत सारे कार्बन को, चाहे वो हम इससे स्टोर करें या फिर फैक्ट्री से स्टोर करें। बायोचार क्या होता है, बर्निंग बायोमास इन एन ऑक्सीजन लिमिटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, producing more stable form of carbon, ओके। फिर enhance weathering, ये सारी चीज़ें ठीक है। climate pledges relied excessively on LBCR requiring 1 billion hectare land, ठीक है। ये हमारा रिपोर्ट ये है कि एटलीस्ट हमें 1 बिलियन, तो वही तो गवर्नमेंट कर रहा है कि 1.01 बिलियन हेक्टेयर हम लैंड चेंज करेंगे, बट दैट्स व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड, इसीलिए गवर्नमेंट भी ये स्टेप ले रही है, ठीक है। टू हॉल्ट एंड रिजर्व डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डीजनरेशन बाय 2030, ये हमारा प्लेज है, ओके। सब 2030 तक ये मोस्टली होता है, जो 2030 के नहीं है उसको पढ़ा करो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो उसी के आने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। देखो अब टीवी का तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडिया लीडिंग कंट्रीज़ भी तो है।
इंडिया में कितना टीबी है परसेंट? 25% ऑफ वर्ल्ड टीबी हमारे इसमें है, ठीक है। 87% ऑफ द वर्ल्ड टीबी पेशेंट्स वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन 30 कंट्रीज विद द हाइएस्ट रेट फाउंड इन इंडिया। ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट कितना है? 12% फ्रॉम, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। नेट रिडक्शन हो रहा है, पर फिर भी यार वर्ल्ड का 25% है। नेट रिडक्शन ऑफ 29%, ठीक है। ये लिखने से अच्छा ये लिखो, जब टीबी का जब भी आता है, टीबी टू अमंग 10 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो तो पता ही है। टीबी देखो एक कंटीजियस एयरबॉर्न डिजीज़ है, कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या याद रखना है? कंटीजियस एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल है, फिर भी वर्ल्ड का 25% इंडिया में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन फ्रॉम अफेक्टिंग लंग्स एंड इज कंटेजियस स्प्रेडिंग थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है। एयरबॉर्न अभी हमने पढ़ा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अकर्स आउटसाइड द लंग्स अफेक्टिंग ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड्स, है ना। ये सब ट्रीटमेंट क्या होता है? स्पेशल एंटीबायोटिक्स बनता है, कॉमन बीइंग राइफेमाइसिन, राइफैम्पिसिन, आइसोनाइजेड, पायरेनाइजेमाइड, इथेब्यूटॉल। ये क्यों मैं बोला, ये मैं चाहती तो मैं इस लाइन को स्किप कर सकती थी, पर मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि नॉर्मली हमें, मैंने देखा है कि जब कोविड-19 या फिर बहुत सारी, उससे भी पहले पहले के पेपर्स देखोगे यूपीएससी के, तो आते हैं ट्रीटमेंट के नेम एंड दे वुड लिंक कि किससे लिंक करके बताना ये कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है। तो पायरेजिमाइड, इथेम्ब्यूटेनॉल, राइफेमेपिसिन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइफेमेपिसिन, ठीक है। आर द टू मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन, मैंने बोला ना, राइफेमेपिसिन एंड आइसोसाइनाइड, आइसोनाएजिड, द टू मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स। अब देखो की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इंडिया में। हाँ, इंडिया में क्या क्या लिए हैं? दो ही हैं, देखो पोर्टल है, निक्षय पोर्टल है, वेब बेस्ड पेशेंट मैनेजमेंट एंड सर्विलियंस सिस्टम अंडर NTEP। NTEP क्या है? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसका पोर्टल है निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल बहुत न्यूज़ में था पिछले साल से ही, उससे भी पहले से ही न्यूज़ में, आई गॉट टू नो अबाउट इट पिछले के पिछले साल ही। तो निक्षय पोर्टल मैं जब जब मुझे पता चला उसके बाद से मैं देखती हूँ, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, ये याद रखना टीबी का हमारा, इसीलिए इस बार पीटी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि क्योंकि टीबी का हमने कब बोला था? 2025 में ही बोल दिया था, ठीक है, इसी साल। पर लेट्स सी। हाँ, वैसे ही WHO कहाँ, WHO 90% रिडक्शन इन पेशेंट सफरिंग, 95% रिडक्शन ऑफ डेथ्स बाय 2035 कंपेयर टू 2015 लेवल। इसका कितना है? WHO का है 2035, हमारा 10 साल पहले का है 2025, पता नहीं कैसे। और 25% ही वर्ल्ड का हमारे पास है आउट ऑफ 85% पेशेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलीज अ ड्राफ्ट सीड बिल। देखो ड्राफ्ट बिल है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन हमें क्या पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन नॉट मोर देन, देख लो ये क्या बिल क्या बोलता है, पर आने वाले तो टाइप का नहीं है, अगर एक्ट बन गया तभी आएगा। सेंट्रल सीड कमेटी होना चाहिए विथ सेंट्रल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर, इसका न्यू दिल्ली में होना चाहिए। इट शैल एडवाइज, ऑफर एडवाइस देना चाहिए, अरे सीड से रिलेटेड मैटर है ना, फार्मर्स को जो भी एडवाइस देगा। देखो, प्रपोज लेजिस्लेशन सीक्स टू रिप्लेस द सीड्स एक्ट 1966 एंड सीड कंट्रोल एक्ट 1983। जिस दिन भी ये एक्ट बनेगा ना, उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूपीएससी फार्मिंग एग्रीकल्चर से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। स्टेट सीड कमेटी होनी चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी होनी चाहिए, सेंट्रल सीड कमेटी, स्टेट की सीड कमेटी। इसमें क्या होने चाहिए? 15 मेंबर्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 15 मेंबर्स, और नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 50%। रजिस्ट्रेशन सब कमिटीज़ टू रिकमेंड काइंड एंड वैराइटीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑन सीड वैराइटीज़ होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ ऑल काइंड्स। फिर सेंट्रल एंड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होने चाहिए, ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स भी होने चाहिए, कैसे? 30 लाख विद इम्प्रिजनमेंट भी होने चाहिए, ठीक है। नेमली ट्रिवियल, माइनर एंड मेजर ऑफेंसेस कैरिंग मैक्सिमम पेनल्टी कितना? 30 लाख तक की मैक्सिमम पेनल्टी तक का केस हो जाएगा। अगर ये एक्ट बन गया तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट। क्या होगा इसमें, क्या मेन है, अगर कभी भी एक्ट बन गया तो सेंट्रल, स्टेट, फिर
फिर नेशनल रजिस्ट्रार होना चाहिए, फिर सेंट्रल एंड स्टेट टेस्टिंग लैब्स होने चाहिए, फिर ऑफेंसेस पनिशमेंट कितने मैक्सिमम 30 लाख तक हो जाने चाहिए, ठीक है। स्टडी ऑफर्स अ प्रॉमिसिंग न्यू स्टेप्स रिपेयर स्पाइनल फ्रैक्चर्स यूजिंग स्टेम सेल्स। देखो स्टेम सेल्स मोस्टली ऐसा आता है, क्वेश्चन बनेगा अभी पीटी में, स्टेम सेल से हम क्या क्या ठीक करवा सकते हैं, तो वन वुड बी स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर्स भी ठीक हो सकती है, ठीक है। स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एडियोपोज टिश्यू नोन एज बॉडी फैट, पता है ना एडियोपोज टिश्यू को बॉडी फैट बोला जाता है, कैन हेल्प हील ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस इज अ डिजीज मेक्स बोन वीक, ऑस्टियो नेम में ही आता है बोन से रिलेटेड, मेक बी वीक एंड फ्रेजाइल, ठीक है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, अनस्पेशलाइज सेल्स दैट कैन सेल्फ रिन्यू आइडेंटिफाइबल, इसीलिए स्टेम सेल्स हम लोग किसी भी कैंसर पेशेंट्स एंड ऑल इन सब में लेते रहते हैं, क्योंकि इनका है प्रॉपर्टी टू सेल्फ रिन्यू, ठीक है, इनटू मैच्योर सेल्स। एक सेल ये ऐसा पार्ट होता है जो किसी भी ऑर्गन्स या फिर सेल्स, जो किसी भी सेल्स और धीरे धीरे करके वो ऑर्गन्स पे बन सकता है, ठीक है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉट इतना यूपीएससी इसमें नहीं चला जाता ना। प्लेसेस से न्यूज़ देख लो, ईरान, ठीक है, ईरान से ऊपर है कैस्पियन सी, ईरान, ईरान, इराक, देखो नीचे क्या आता है, मैंने मैपिंग की सीरीज़ भी पढ़ाई है, तो इधर ओमान, यमन, ओमान, फिर कुवैत, कुवैत आ जाएगा कब, ठीक है, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, फिर उसे, ठीक है, इराक, ईरान, यहाँ पे आ गया इज़राइल, जे जॉर्डन, एस जे सीरिया, जॉर्डन सीरिया, फिर लेबनान, LSJ, ऊपर LJS, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इज़राइल, टर्की, अज़रबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो ईरान अफ़गानिस्तान से तो लगा, ये सबको ही पता चल गया होगा अब इतना न्यूज़ में, तुर्कमेनिस्तान, और ईरान से ऊपर है कैस्पियन सी, ठीक है। अज़रबैजान कैपिटल, और ईरान की कैपिटल क्या है, तहरीन, याद रखना। Iran is facing worst drought in the around 6 decades with major dams in the country at critical lows, ठीक है। इसकी लैंड बाउंड्रीज किससे किससे, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। देखो ईरान है, इधर कौन सी कंट्री है, अफ़गानिस्तान, फिर आर्मेनिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इराक, टर्की, ये सारी कंट्रीज़ हैं। कैस्पियन सी इसके नॉर्थ में है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान इसके साउथ में है ना। इधर देखो ओमान आ जाता है, इधर यमान है, तो फिर और इधर कौन सी सी आती है, रेड, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन सी, ये सारी ईरान से लगती है। यहाँ पे सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, ज़ाग्रोस और एल्बरोस आता है मोस्टली। अब तो यही क्वेश्चन आता है, यूरोप से रिलेटेड, एशिया से रिलेटेड, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। हाईएस्ट पॉइंट दामावांग है, कारून सफेद, ये इंपॉर्टेंट है। लेक उर्मिया बहुत न्यूज़ में था। इट्स एन एंडोहरिक सॉल्ट लेक, इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द मिडल ईस्ट। लेक उर्मिया याद रखना, ईरान में है, मैंने इसको कई बार न्यूज़ में देखा है, ट्रस्ट मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आज नहीं तो कल आएगा ही। लेक उर्मिया रिलेटेड टू विच कंट्री, याद रखना, और ये एंडोहॉर्निक है, सॉल्ट लेक है, मतलब कंट्रीज़ के अंडर है, अब बहुत सारे लोगों को फीड करती है। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट न्यूज़ ऑन इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी G20 लीडर्स बात करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग की, सारे लीडर्स को आकर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, सो दैट लोग क्लाइमेट क्राइसिस को ये रोक पाए। ग्लोबल कार्बन बजट, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट। इंडियाज एमिशन ग्रू स्लोवर टू 1.4% ड्यू टू मानसून कूलिंग, है ना। जितना जितना कूलिंग होगा उतना ही कम पोल्यूशन भी होगा ना, कम पोल्यूशन नहीं, एटलीस्ट कार्बन की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो एज़ पर ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिलीजेस ग्लोबल कार्बन बजट, ठीक है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन, ये याद रखना, लेड बाय US एंड चाइना। US, चाइना, इंडिया, इंडिया कहीं ना कहीं आ ही जाता है ऐसे सारी चीज़ों में, और US चाइना तो आपको भी पता है, तो ये तीन है लार्जेस्ट एमिशन, पर पर्सन एमिटर में सबसे ज़्यादा US ही है।
और पर पर्सन टर्म्स इन टूटोमेट्रिक पर ईयर द सेकेंड लोवेस्ट ऑफ 20 इन लार्जेस्ट इकोनॉमीज। सबसे बड़ी कंट्रीज़ में से पर पर्सन में आ जाओ तो 20 में से सेकेंड लोवेस्ट है, मतलब सेकेंड लास्ट है उसमें। पर ये तो कोई नहीं पूछेगा, ये याद रखना पड़ता है और यही लिखना पड़ता है। कोल इज़ अ मेजर फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंडियाज एमिशन। सरांडा फॉरेस्ट देखो, सरांडा फॉरेस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट नोटिफाई सरांडा फॉरेस्ट एट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कितने 2-3 बार तो न्यूज़ में ये पढ़ लिया है सरांडा फॉरेस्ट को। अब ये क्यों न्यूज़ में था याद है? जब झारखंड के सीएम के ऊपर केस वेस चल रहा था तो उस टाइम भी सरांडा फॉरेस्ट बहुत न्यूज़ में था। इसको लैंड ऑफ 700 हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। इज़ अ लश साल फॉरेस्ट इन झारखंड, ठीक है। 700 हिल्स है सरांडा, ठीक है। इट इज़ अ छोटा नागपुर बायो जियोग्राफिक जोन। हो, मुंडा, उरान, संतल एक्सेट्रा यहाँ की चीफ ट्राइब्स हैं, ठीक है। चीफ रिवर्स ड्रेनिंग कारो, कोयना, लायरो, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रल एलिफेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि सरांडा क्या है? झारखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉरेस्ट है। हेपेटाइटिस ए वापस न्यूज़ में आ गया। हैज़ बीन ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ अक्यूट लिवर फेलियर इन इंडिया। हेपेटाइटिस ए बहुत न्यूज़ में आया था इस साल। इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर दैट कॉजेज माइल्ड एंड सीवियर इलनेस, ठीक है। Unlike hepatitis B and C, hepatitis A does not cause chronic liver diseases. ये याद रखना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत ये है, बहुत क्रॉनिक है, बट फिर भी हम देख रहे हैं अब हेपेटाइटिस ए भी अक्यूट फेलियर का रीज़न हो रहा है, डेथ का रीज़न हो रहा है, ठीक है। अब तक हमको क्वेश्चन कैसे आते थे? हेपेटाइटिस बी एंड ए इज़ लीड्स टू अक्यूट फेलियर, बट अब ए नहीं था, तब क्रॉनिक नहीं था। मतलब हम जब बोलते हैं क्रॉनिक में बी और सी क्रॉनिक है, पर अब धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि ए भी क्रॉनिक आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी वन रिकवर्स फुल्ली फ्रॉम हेपेटाइटिस ए विद अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। हाउएवर अ वेरी स्मॉल पर्सन ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए कुड डाई विद फ्लूमिनेंट। वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी बट इज़ नॉट अवेलेबल। यही इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे क्रॉनिक कौन सा हेपेटाइटिस में से? ए, बी एंड सी, ठीक है। पर इट डज़ नॉट मीन कि ए क्रॉनिक नहीं है, ए से भी लोग मरते हैं, ये बस इतना याद रखना। और ए और बी के लिए मेडिसिन है पर सी के लिए नहीं है, ये बस इतना ही याद रखना। एमॉक क्या होता है? रिवर्सल। देखो, आइसलैंड हैज़ डिक्लाइन पोटेंशियल कोलैप्स ऑफ एमॉक एज अ नेशनल सिक्योरिटी। ओ माय गॉड, एमॉक की वजह से किसी कंट्री को अपना नेशनल थ्रेट डिक्लेयर करना पड़ा। व्हाट इज़ एमॉक? जब पूरे वर्ल्ड विंड की ये जो जो मूवमेंट्स होती है ना, विंड्स की, करंट्स की मूवमेंट होती है, वो उल्टी पड़ जाना या फिर वो धीरे हो जाना। अब एमॉक का है क्या? चलो लेट्स सी, पढ़े लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स दैट सर्कुलेट्स वाटर विद इन अटलांटिक ओशन ब्रिंगिंग वार्म वाटर फ्रॉम नॉर्थ टू कोल्ड वाटर टू द साउथ, ठीक है, एंड कोल्ड वाटर साउथ, ठीक है। वार्म एमॉक सर्कुलेशन मतलब वो लंबी विंड जो एक हम करते हैं ना, फॉकलैंड करंट पढ़ते हैं, फिर गल्फ स्ट्रीम पढ़ते हैं, तो ये सब छोटी छोटी करंट्स हो गई, बड़ी बड़ी ही हैं पर फिर भी इस एमॉक एक ऐसी लंबी करंट, लंबी वाली करंट जो यहाँ की गर्मी को या फिर यहाँ की ठंडक को या फिर यहाँ की ठंडक को यहाँ की गर्मी को लाता है, एंड पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड ओवर में ऐसे ये घूमता है। जब ये धीरे पड़ जाती है ना तो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। इट इज़ पावर्ड बाय डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड्स ओशन बेसिन। मैंने बोला था ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशन बेसिन। इट इज़ वीकनिंग एंड कोलैप्स कैन लीड टू कूल यूरोप एंड चेंज प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स इन यूरोप, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। क्योंकि कौन से रीजन में आती है? अटलांटिक का ये वाला, अटलांटिक मेरिडियन रीजन। तो इसके स्लो पढ़ने से कौन सा सब, पहली बात तो ये जब आती जाती इतने तो बहुत सारे अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाती है, तो फिशिंग ग्राउंड तो इसके वजह से नहीं होता है, पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेके आती है और कोल्ड एंड वार्म वाटर का मिक्सिंग करती है। अगर यही स्लो हो गया तो कहाँ से हम देखेंगे कि सैलिनिटी, कहाँ से हम देखेंगे कि तो वॉशन जो जो कंट्रोल होगा टेम्परेचर का वो नहीं हो पाता है, ठीक है। मुड नाइना एयर बेसिस, न्योना एयर बेस क्या है? इंडिया हैज़
ऑपरेशनलाइज मुदन्योना एयरबेस इन लद्दाख। देखो 2024 में ही क्वेश्चंस आए थे एयरपोर्ट रिलेटेड कि कौन सी नई एयरपोर्ट ये बन रही है, ग्रीन है कि ब्राउन है। ग्रीन ब्राउन मतलब क्या होता है कि ब्राउन फील्ड है कि ग्रीन फील्ड है, या फिर कौन सी अभी बन रही है, कौन सी पुरानी है, ऐसे आया था। तो देखो ऑपरेशनलाइज नया बन रहा है, ठीक है। एनहांसिंग इज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अलॉन्ग द LAC विद चाइना। तो ठीक है, मुद न्योना कहाँ पे बन रहा है, नाम में ही है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला है, ठीक है, पर ये लद्दाख में बन रहा है, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में बन रहा है। लद्दाख है उसका ईस्टी पार्ट में बनेगा ना, क्योंकि हम इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एयरबेस है, ठीक है, डिफेंस प्रिपेयर्ड एयरबेस है विद अ हाइट ऑफ नियरली 13,000 फीट, डायरेक्टली ओवरलुक्स क्रिटिकल अप्रोचेस इंक्लूडिंग देपसांग प्लेन्स, प्योंगसो सेक्टर एंड चुसुल वैली, ठीक है। BRO built by BRO, फोर्थ मेजर एयरबेस इन लद्दाख, लेह कारगिल एंड थॉइस में, ठीक है। तो ये मुड न्योना एयरबेस कहाँ का है, लद्दाख का है। लद्दाख की पहली है, नहीं, लद्दाख की चौथी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या ये लद्दाख की पहली है, नहीं यार, लद्दाख में 3 और पहले थे, और ये काफ़ी हाइट पे है, LOC के पास है, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे है, LAC पे है, नॉट LOC पे है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसका ये याद नहीं रखना है, MLA फ्रॉम एंटी डिफेक्शन लॉ, ये नहीं, ये याद रखना है। कौन से लॉ से आता, 15 अमेंडमेंट 1985, और कौन से स्केड्यूल में बना है, 10th, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट तो याद रख लोगे, कॉमन हो गया है, 1985 भी याद रख लेना, ठीक है, एंड 10th स्केड्यूल का पार्ट है, बहुत सिंपल, छोटे छोटे एग्जाम्स में आता है। ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, और डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ का फाइनल किसके पास है, स्पीकर, ठीक है, फाइनल डिसीजन स्पीकर के पास लाई करता है। देखो कैसे कैसे ग्राउंड्स क्या हो सकता है, या तो वो वॉलेंटरी अपनी पार्टी को मेंबरशिप को गिव कर रहा है, वोटिंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी, उसकी पार्टी ने जिसको वोट करने बोला है उसको नहीं कर रहा है, और फिर वॉलेंटरी अपनी पार्टी मेंबरशिप ऐसे ही नहीं निकल सकता, ऐसे ही नहीं निकल सकता, कैसे निकलेगा, तब 2/3 मेंबर्स अगर निकलना चाहे तब जाके कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, अगर खुद ही रिज़ाइन करना चाहे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑन जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, जाके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। नॉमिनेटेड मेंबर ऑन जॉइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का टाइम मिलता है ना नॉमिनेटेड जिस मेंबर्स रहते हैं, जैसे एस जयशंकर, इसके अंडर नहीं किया तो इनको एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस मैंने अभी बताया कि वॉलेंटरी गिव अप, अगर 2/3 ऑफ द पार्टी लेजिस्लेचर, पार्टी के जो मेंबर्स है वो अग्री और मर्ज करे दूसरी पार्टी से, तब आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, और तब आपको निकाला नहीं जा सकता है। और देखो देयर डिसीजन ऑन क्वेश्चनिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, फाइनल डिसीजन किसके पास रहता है, हमेशा स्पीकर के पास रहता है, ओके। इम्पॉर्टेंट था वो वाला। CHFC क्या है, क्लाइमेट हेल्थ फंडर्स कोलिएशन, 300 मिलियन ऑफ इंटीग्रेटेड एक्शन टू टैकल क्लाइमेट चेंज, हमने बोला ना 2030 तक, भाई 35 तक 300 मिलियन तक तो दे दो, डॉलर मिलियन बिलियन तक दे दो, मिलियन तक दे दो, और फिर जाके 1.3 ट्रिलियन तक आफ्टर 2035 एवरी ईयर देते रहो। कमिटेड फंडर्स करंटली ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपिस्ट, गेट फाउंडेशन, एक्सट्रीम हिट, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट सेंसिटिविटी, ये सब बताते हैं कि क्लाइमेट में फंडिंग होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, देखो मेन आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, इसके ग्राउंड से याद कर लो। मैं फिर भी बोलूँगी मुद्न्योमा एयरबेस याद कर लो, लद्दाख का पहला नहीं है, लद्दाख का चौथा है, और एयरबेस है लद्दाख में बनना है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए इज़ नॉट अक्यूट, B एंड C इज़ अक्यूट, A एंड B की मेडिसिन वैक्सीन है, C की नहीं है। एमॉक तो आप इसमें लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज में लिख सकते हो। सरांडा फॉरेस्ट, लैंड ऑफ 100 हिल्स, कहाँ का है, झारखंड का है, ठीक है। ग्लोबल कार्बन बजट, ठीक है। ईरान, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेम सेल्स भी, आई थिंक वी आर डन गाइस। TB याद रख लो, 25% ऑफ द हाईएस्ट रेट्स इंडिया में है, इसके एयरबोर्न डिजीज़ है, ठीक है। अकर्स आउटसाइड द लंग्स अफेक्टिंग ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड्स, ब्रेन्स एंड ऑल, ये सब, ठीक है। बायोचार, सॉइल, इसमें क्या याद रखोगे, क्लाइमेट पैच 1.1 बिलियन हेक्टर्स को हम लोग ने
लैंड्स को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं ताकि वो कार्बन सिंक करें. दैट्स इट. थैंक यू.